नाजरीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ, सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ा ख़जाना जो है वो सेहत का ख़जाना है। डीडी उर्दू इसी वजह से ये ख़ास प्रोग्राम सेहत की बात आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम अलग अलग अमराज़ों पर बात करते हैं, किस तरीके से हम और आप एक बेहतर और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। आज हम अपने इस एपिसोड में ENT की बात करेंगे। जी हाँ, नाक, कान और गला, इससे मुतालिक क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और उन परेशानियों से हम किस तरीके से बच सकते हैं, आज हमारे इस एपिसोड में इसी पर बात होगी। और हमारे साथ जो डॉक्टर तशरीफ रखते हैं, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में प्रोफेसर हैं ENT डिपार्टमेंट में, डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाक, कान और गला तीन अहम आज़ा हैं हमारे जिस्म के। तो ये जो कान की तकलीफ है, किस किस तरह की तकलीफें अक्सर कानों में हो जाती हैं? कान की जो तकलीफ़ें हैं उसमें जो सबसे कॉमन चीज़, जैसे आपने बताया कि कान में मैल का होना है, जिसको वैक्स भी बोलते हैं हम लोग, तो वो तकलीफ़ नहीं है। वो खुदा ने एक चीज़ दी है कि जिससे धूल मिट्टी कान में ना जाए, या जो छोटे मोटे कीड़े हैं जैसे चींटियाँ वो कान में ना जाए, उसमें चिपक जाती है वहीं पर। अच्छा। तो एक तो ये मानना है कि गंदगी है वो गलत चीज़ है। बिल्कुल। नॉर्मली कान में होता है वैक्स, और उसका काम है कान को बचाना बाहर की गंदगियों से और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि कान का जो मैल है या वैक्स है वो अपने आप निकलता है आमतौर से, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जैसे ईयरबड यूज़ करते हैं, वो यूज़ ना करें, क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा है कि मैल को बाहर खींचने के बजाय अंदर और पुश कर देती है। दूसरा, इसके अलावा कान की दिक्कत होती है कि कान में दर्द का होना, उसके कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कान का बहना, बिल्कुल, जैसे पस निकलने लगती है कान में से। और तीसरा कारण एक और हो सकता है जो कॉमन चीज़ है, कि कान से सुनाई ना देना। तो एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का है या 1.5 साल का है, किस तरीके से पता चले कि ये सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है? क्या जो स्पीच की प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक हमारी कानों से सीधा है? बच्चे में ना सुनना एक गंभीर समस्या है जी। और जो हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं जो नहीं सुन सकते थे, वो आमतौर से आते हैं 3, 4, 5 या उसके बाद। अच्छा। तो वो एक समस्या ये आ जाती है कि जितना लेट आएंगे उतना उसका इलाज करना मुश्किल है। बिल्कुल। तो हमारा एम ये है कि जो भी बच्चे हैं जो नहीं सुन पा रहे हैं या जो नहीं बोल पा रहे हैं, हम उन्हें 1 साल से पहले उनको पता करें उनकी बीमारी और उसका इलाज कर पाएँ। पता कैसे चलेगी ये बच्चे? पता चलने का जो है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि माँ को कैसे पता चले कि बच्चा नहीं सुन रहा है या नहीं बोलेगा। देखिए, जो बच्चा 3 साल की उम्र का होता है, अगर उसको कोई आवाज़ करें आप, जानी पहचानी, जैसे माँ की आवाज़ या पिता की आवाज़ या घर में और कोई फैमिली मेम्बर की आवाज़, तो वो स्माइल करता है। तो अगर आप पीछे से कोई आवाज़ करें और बच्चा ना स्माइल करे तो थोड़ा सा शक आने का है। बिल्कुल। 6 से 9 महीने पे क्या होता है कि बच्चा आवाज़ की तरफ सर को घुमाता है। और करीब 1 साल का बच्चा सिंपल वर्ड जैसे दादा, बाबा, मामा ये बोलने लगता है। लेकिन हमें इससे पहले पता करना है। बिल्कुल। तो सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि जब बच्चे का जन्म हो तो हॉस्पिटल से छुट्टी होने से पहले उसकी सुनाई की जांच करा ली जाए। बिल्कुल सही बात आपने डॉक्टर साहब यहाँ पर बताई। अक्सर ये देखने में आता है कि कान में एकदम से तकलीफ शुरू होती है, ऑल ऑफ अ सडन। जी। मतलब कोई तसव्वुर भी नहीं है, आप सो रहे हैं, एकदम में आपके कान में तकलीफ शुरू हुई। इसकी क्या वजह हो सकती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अक्सर लोग क्या करते हैं, गर्म तेल डाल लेते हैं कान में, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है उससे, तो क्या ये सही है? कान के अंदर जो सबसे तकलीफदायक जो चीज़ है वो है दर्द होना। बिल्कुल। इसके मोटे तौर पे 2 कारण हैं। एक है कान की तकलीफ और एक है कान के आसपास चीज़ों की तकलीफ जो कान में दर्द की तरह महसूस हो रही है। अच्छा। तो जो कान में दर्द की तकलीफ जो है वो एक, जैसे आपने पहले बताया, मैल का होना, वैक्स, अगर ज़्यादा वैक्स जम जाता है तो उससे दर्द हो सकता है, या कान में फुंसी हो जाना या कान में पस पड़ना, इन्फेक्शन होना। ये तो कान में दर्द की वजूहात हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बाकी जगह जैसे साइनस का इन्फेक्शन, दांत का दर्द, गले का दर्द, मुंह में छाले होना, ये भी प्रेजेंट करता है कान में दर्द की तरह का। अच्छा। या मान लीजिए सर्वाइकल का, कि अगर गर्दन की ऊपर वाली गर्दन में दर्द है तो वो भी कान में दर्द की तरह महसूस होता है।
ओके। तो जब भी कान में दर्द हो तो हमें इन सब चीज़ों का भी जांच करानी चाहिए कि नाक में, गले में या सर्वाइकल का प्रॉब्लम तो नहीं है, या इवन जो हमारा जॉ है, जो जॉइंट है, जो जोड़ है जबड़े का, अगर उसमें दर्द है वो भी हमें कान में दर्द की तरह महसूस होता है। इसका कारण ये है कि जो कान की नस है और इनकी नस सेम होती है। सेम होती है जी। तो कान में दर्द महसूस होते ही अगर मान लीजिए वो कान की ही तकलीफ है जी। तो क्या जो गर्म तेल डाला जाता है कान में वो उसको आप सही मानते हैं? तो अगर नॉर्मल कान है तो तेल डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ इन्फेक्शन या और कोई दिक्कत है तो कान में तेल डालने से नुकसान हो सकता है। तो मेरी सलाह यह है कि कान में तेल ना डालें, और अगर तकलीफ है तो नाक कान गले के डॉक्टर को जांच करा लें, उसका कि तकलीफ क्या है उसका इलाज लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जी। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि कान का जो हिस्सा है बड़ा सेंसिटिव माना जाता है। कभी कभार माँ बाप को बच्चों की किसी हरकत पे गुस्सा आ जाता है और वो एक रसीद कर देते हैं। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है कान के आसपास मारना? भगवान ने आपको एक ऐसी चीज़ दी है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं और बहुत सारे काम आपके होते हैं। बेशक। तो उसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे आपने बताया कान पे सीधा चोट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे कान का पर्दा फट सकता है और सुनाई में दिक्कत हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। कभी कभार कुछ ऐसी परेशानियां सामने आती हैं कि अक्सर हमने नाक से ब्लीडिंग के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन कुछ केसेस में देखा है कि कान से भी खून आने लगता है जबकि वजह कुछ नहीं होती। क्या कोई वजह हो सकती है कान से खून आने की? देखिए, जो आमतौर से हमारे पास मरीज आते हैं कान से खून के, वो होते हैं जिनमें कान बह रहा है और जब वो कान साफ करते हैं तो हल्की चोट लगी और उसके बाद थोड़ा खून आ गया। अच्छा। ये तो कॉमन वजह है। इसके अलावा कान से खून आने की वजह हो सकती है कि कान में फुंसी हुई और उसमें दर्द हुआ और जब वो फूट गई तो उसमें पस और खून आया साथ में। बड़े लोग में जैसे कि 50 साल उसके बाद अगर कान से खून आ रहा है तो हम ये कहते हैं अंदर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है। मतलब ये 50 के ऊपर की एज की बात हो सकती है। हाँ, तो उसमें जांच कराना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ भी तकलीफ नहीं है और सिर्फ कान से खून आ रहा है तो उसमें दो तरह के मरीज हम लोग देखते हैं। एक जो है कि जो कहते हैं जी कान से खून आ रहा है, दिक्कत कोई नहीं है, तो वो हमें चेक करना होता है कि कहाँ से खून आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिसमें कि खून जम नहीं रहा है, लेकिन ऐसे में क्या है कि उनके बाकी जगह से भी मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो खून बहना बंद नहीं होता, ज़्यादा बहता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन केसेस में हो सकता है कान से भी अपने आप खून आ जाए। जो मान लीजिए थोड़ा इंजरी हुई कि आपको पता ही नहीं चला, रात में कान में आपने उंगली डाल के हिला दिया और उसके बाद वहाँ से खून आ गया, या जोर से कान को साफ किया तो खून आ गया। तो हमें दो चीज़ें उसमें से देखनी जरूरी है कि खून की कोई बीमारी तो नहीं है या कोई उसमें चोट तो नहीं लग रही है कान में। कुछ ऐसे आलात भी आते हैं जो लोग कम सुनते हैं, वो हियरिंग मशीन्स जो हैं वो लगा ली जाती हैं। उसके बारे में हम हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि ये जो आला है ये कब लगवाना सही है, किस एज में लगवाना सही है और किस हद तक लगवाना सही है? मशीन कब लगवाना चाहिए? जब आपको लगे कि जब आप दूसरे से पूछें कि जी आपने क्या बोला, दोबारा से पूछिए, वो टाइम है मशीन लगाने का। तो जब आपको लगे कि आपको सुनने में दिक्कत होने लगी है या आपको बार बार पूछना पड़ रहा है तो मशीन लगवाएं। बिल्कुल। ओल्ड एज में तो ये हो गया, जो 45 साल के बाद कभी भी हो सकता है, आमतौर से 50 साल के बाद होता है। बिल्कुल ठीक है। बच्चों में जैसे आपको पता चले कि बच्चा कम सुन रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी मशीन लगवाएं, और साथ में आप ENT के डॉक्टर और स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं कि मशीन के साथ साथ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। ओके, ठीक है। अब इसमें कौन सी मशीन लगनी है वो आपको एक्सपर्ट सलाह देंगे, वो आपकी जांच करेंगे सुनने की कि सुनाई कितनी है आपकी, उसके हिसाब से आपको मशीन आपको प्रेस्क्राइब की जाएगी, की जा सकती है। बाहर ये मशीन जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या तरीका है इन मशीन्स को लेने का? कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड मशीन देते हैं। बिल्कुल जी, तो वहाँ आप जाएंगे और अपना अगर BPL कार्ड देंगे तो शायद कुछ परसेंटेज को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। अच्छा। और बाकी लोगों को जो उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस 10% जो उनका चार्जेस है वो करके देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हियरिंग की प्रॉब्लम अब देखने में आ रहा है कि हमारी यंग जनरेशन में भी है। उसका शायद एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि हम हर वक्त हेडफोन्स अपने कानों में लगा के रखते हैं और बहुत लाउड म्यूज़िक हम सुनते हैं, या TV चल रहा है या गाड़ी में हम जा रहे हैं तो बहुत लाउड म्यूज़िक है। इनके क्या क्या गलत असरात हमारे सुनने पर और हमारे कान पर पड़ सकता है? हियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको मिली है और जब तक है आपके पास इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जब चली जाती है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये तो बड़ा नुकसान हो गया, और एक बार चली जाती है वापस नहीं आती। बेशक।
तो इससे हमें बचाव करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी हियरिंग ख़राब ना हो। तो ईयरफोन इस्तेमाल ना करें, या तो अगर आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं, आपका रूम पार्टनर और कुछ पढ़ रहा है, आप और कुछ सुनना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है कि ईयरफोन लगा के सुनेंगे। तो ईयरफोन का वॉल्यूम जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो 30% होना चाहिए मैक्सिमम। मान लीजिए मैक्सिमम 10 है तो हम उसको 3 पे सुने। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर हम ईयरफोन लगा रहे हैं तो दोनों ना लगाएं, एक लगाएं। और अगर हमें बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई आ रही क्लियरली तो हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात तो है। वॉल्यूम उसको आप कम कर रहे हैं। ठीक है, और जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे 6 महीने के, 1 साल के, तो उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन जो लाउड वॉल्यूम निकल के आता है वो क्या खतरनाक साबित हो सकता है? वो बहुत खतरनाक है। आमतौर से जैसे दूसरे बच्चे आके कान में आके कू कर चिल्ला देते हैं, बिल्कुल, या एकदम से ताली बजाना बहुत जोर से, वो अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बच्चे में जो हियरिंग है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है किसी भी इंजरी के, चाहे वो लाउड नॉइज़ है या बहुत तेज़ आवाज़ है। तो बच्चों को ऐसी जगह से दूर रखें जहाँ बहुत तेज़ वॉल्यूम आ रहा है, जहाँ पे बहुत तेज़ शोर शराबा है, वहाँ से दूर रखें जी। कान से हम चलते हैं नाक की तरफ, और ये भी एक बहुत जिस्म का बहुत अहम हिस्सा है। कई बार हम ये सुनते हैं कि नाक की साहब हड्डी बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, ये नाक की हड्डी बढ़ना क्या है? ये जी, नाक की हड्डी क्या है? हमारा नाक के बीच में एक हड्डी है जो नाक को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। बिल्कुल। इसका आगे वाला हिस्सा जैसे आपने बताया सॉफ्ट रहता है, जिसको कार्टिलेजस बोलते हैं, पीछे वाला बोन है। 80% लोगों में, नॉर्मल लोगों में हड्डी एक तरफ होती है, टेढ़ी होती है, सेंटर में नहीं होती। अच्छा। ठीक है, इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई आपकी। अच्छा, इसे बोलते हैं जी। तो हड्डी बढ़ गई कोई बीमारी नहीं है जब तक इसकी वजह से दिक्कत ना हो। अब दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं कि नाक बंद होना, बिल्कुल ठीक, या नाक में इन्फेक्शन हुआ, साइनस हुआ और वो ठीक ही नहीं हुआ, 3-4 हफ्ते निकल गए, या इन्फेक्शन बार बार होना, बिल्कुल, या मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। तो ये 3-4 कारण है जब आपको नाक की हड्डी बड़ी होने का इलाज कराना है। अच्छा। इसके अलावा अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है और आपको सांस ठीक से आ रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, खूबसूरती के लिए आज की तारीख में जो है वो टेढ़ी नाक को सर्जरी करवा कर और उसको सीधा करवाया जा रहा है। क्या ये सही है? पहला सवाल। और दूसरा, क्या उसके बाद कोई मज़ीद परेशानियाँ होती हैं? ठीक है नहीं, इसका कंडीशनल आंसर है। जो ठीक है, सपोज जैसे मीडिया में है, जैसे आप हैं, ऑब्वियसली आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी तो आपको ही काम नहीं देगा। तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है अगर सर्जरी करवाता है? देखिए, सर्जरी जब भी कर रहे हैं नाक की हड्डी को हम लोग ब्रेक करते हैं, फिर उसको स्ट्रेट अलाइन करते हैं, रीअलाइन। तो उस हड्डी में बिगिनिंग में 2 से 3 महीने वो सॉफ्ट रहती है। अच्छा। तो अगर माइनर ट्रॉमा हुआ तब भी टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि अगर नाक की हड्डी का आपने ऑपरेशन कराया है जो बाहर टेढ़ी है, तो उसमें बार बार ऑपरेशन कराना नुकसानदायक हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, अक्सर बच्चों में देखते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जैसे नाक बहना। जी, नाक बह रही है और बचा लिया और यूँ साफ कर लिया नाक को। तो लगातार नाक का बहना किसी चीज़ का इंडिकेशन है? ये उनकी कोई नाक की प्रॉब्लम है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नाक बहना एक तो जो होता है हमारा खांसी जुकाम जो नॉर्मल है उस वक्त नाक बहती है, बट वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक। क्रॉनिक नाक बहने का एक कारण है एलर्जी होना। अच्छा। ठीक है, तो एक तो बच्चे का एलर्जी के लिए जांच कराएं। दूसरा है कि नाक के पीछे एडिनॉइड बोलते हैं, जैसे टॉन्सिल होते हैं, ऐसी नाक के पीछे एक एडिनॉइड होता है। अगर वो बढ़ जाता है तो नाक पीछे से बंद हो जाती है, तो जो नाक पीछे जाना चाहिए वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसलिए नाक बहता रहता है। अच्छा। या मान लीजिए नाक में ब्लॉकेज है कि हड्डी इतनी टेढ़ी है कि नाक पीछे की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, सिक्रीशन तो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये 3-4 कॉमन वजह हैं जिससे कि नाक लगातार बहती है। तो अगर नाक लगातार बह रही है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही मिला जाए? बिल्कुल, जांच एक बार करा लें कि अगर कोई उसका कोई कारण तो नहीं है जिसका हम लोग इलाज कर सकें और उसका नाक बहना बंद हो जाए। इसके साथ साथ नाक से खून आना जो है ये भी एक बड़ी मेजर इशू है। अक्सर देखा है, मैंने खुद देखा है कि बैठे में और नाक से जो है वो खून आना शुरू हो गया। क्या ये कुछ नोज़ की ही प्रॉब्लम है या ये कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है?
आमतौर से नाक की प्रॉब्लम रहती है और बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। और जी। आमतौर से ट्रॉमा जैसे इंजरी जो है कि चोट लग गई नाक में, कि आपने जोर से थोड़ा नाक को रगड़ दिया या नाक में, जैसे बच्चों की आदत होती है कि नाक बंद हो गई तो उंगली डाल के नाक को खोलने की कोशिश की, तो हल्की भी चोट लगी तो नाक से खून आएगा, और जब भी खून आएगा तो काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो हमें लगता है एकदम से कहीं दिमाग से खून तो नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो बच्चों में तो ये कारण है। और कई बार क्या होता है, हड्डी टेढ़ी, जैसे आपने बोला हड्डी बड़ी हुई है, तो वो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हड्डी का वो हिस्सा सूख गया, उस पर जो चमड़ी है और वो थोड़ी भी इंजरी से क्रैक हो जाती है और वहाँ से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और 40-50 साल के बाद अगर नाक से खून आ रहा है बिना किसी कारण के, तो हमें जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक लक्षण हो सकता है कोई खतरनाक बीमारी का, जैसे कोई कैंसर है, अंदर कोई मांस तो नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए इलाज करा लेना है। छोटे बच्चों में खासतौर से जो लड़के हैं उसमें एक ट्यूमर होता है, इसको हम लोग एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं, तो उसमें अपने आप खून आ जाता है। लेकिन साथ साथ में नाक भी बंद होता है, तो नाक बंद और खून आ रहा है तो उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए। हमें ये नहीं छोड़ देना चाहिए कि नहीं खास बात नहीं है, बच्चों में होता ही है। एक और बड़ी मेजर इशू है नाक के साथ, नाक में अक्सर फुंसी हो जाती है, ठीक है, और बहुत ही पेनफुल होती है जी। ये कितनी खतरनाक है और इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, नाक की फुंसी होना एक कीटाणु होता है, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, स्टेफ जिसका नाम है। वो हमारे आमतौर से नाखूनों के अंदर रहते हैं। ओके। तो नाक में फुंसी होने का कारण होता है कि अगर हम नाक में उंगली डालें बार बार या नाक के बाल खींचें, तो पहली तो यह है फुंसी ना हो उसके लिए नाक को आप टच ना करें हाथों से, या टच करना है तो हाथों को पहले धोएं, साफ करें अच्छी तरीके से, पहली बात। दूसरा क्या है कि अगर फुंसी हो जाए तो बहुत पेनफुल होती है बिल्कुल। और जैसे आमतौर से कहीं भी फुंसी होती है कि जिसके दबा के उसका पस निकाल दिया जाए तो वो बैठ जाएगी, यही कहा जाता है बिल्कुल जी। तो इस हिस्से में नाक को बिल्कुल ना दबाएं, क्योंकि नाक के अगर हम दबाते हैं तो यहाँ से पस सीधा दिमाग में पहुँचता है। अच्छा। और वो जानलेवा साबित हो सकता है। और उसका लक्षण क्या है कि मान लीजिए स्वेलिंग है वो फेस पे आ जाए, आँख के आसपास आ जाए, या बहुत तेज़ हेडेक होने लगे और फीवर आए, तो वो खतरे के लक्षण है कि अब हमें इसको में ज़्यादा देर नहीं करनी है और डॉक्टर के पास जाके इलाज ले लेना है। साइनस की जो प्रॉब्लम है उसका ताल्लुक भी नाक से ही है जी। तो ये साइनस किस तरीके से, किन कंडीशंस में किसी आम आदमी को बिल्कुल ठीक है और उसको साइनस हो जाता है? एक तो साइनस है, जब भी हमारा नाक का इन्फेक्शन हुआ, राइनाइटिस हुई, उसका साइनोसाइटिस भी होगी। जैसे साइनस कॉमन साइनस है, वायरल है, वो अगेन 5 से 7 दिन या 10 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा साइनस हो सकता है कि जैसे हड्डी टेढ़ी है उसमें साइनस में ओपनिंग होती है और ओपनिंग को ब्लॉक कर दिया उसने, तो पस अंदर ही रह गया, तो वो उसको हम बोलते हैं कि बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है, उसमें आपको इलाज कराना होता है। राइट। तो उसका वो जो ओपनिंग खोलेंगे और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक देंगे। तीसरा साइनोसाइटिस का कारण है एलर्जी। बिल्कुल। नाक की एलर्जी है, वो एलर्जी साइनस की भी होगी, तो एकदम से ऐसे आवाज़ चेंज होना और नाक से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन आना, वो सब हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप एलर्जी का इलाज लेंगे तो साइनोसाइटिस ठीक हो जाएगी। साइनसाइटिस। कुछ डॉक्टर्स जैसी मरीज़ को बताते हैं कि आपको साइनस है, वो सर्जरी के लिए एकदम रेफ़र कर देते हैं। क्या साइनसाइटिस सर्जरी से ही ठीक होता है या मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है? नहीं, आमतौर से हम लोग साइनसाइटिस का पहले इलाज करते हैं दवाइयों से। उससे 80% से ज़्यादा साइनस प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। राइट। जो उससे ठीक नहीं होती या ठीक होने के बाद बार बार हो रही हैं, तब सर्जरी की ज़रूरत है। ये जो स्नोरिंग होती है, खनाटे लेना रात को, ये भी क्या नाक से ताल्लुक़ रखती है या इसका ताल्लुक़ थ्रोट से है? इसका ताल्लुक़ 3-4 स्पेशलिटी से है। उसमें एक ENT भी है जिसका कि हम लोग देखते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना, गले के अंदर टॉन्सिल बढ़ जाना, या गले में काफ़ी फैट इकट्ठा होना, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल चिन, बिल्कुल। ये कारण है जिससे स्नोरिंग हो सकती है कि नाक बंद हो गया, आप मुंह से सांस ले रहे हैं रात को और स्नोरिंग स्टार्ट हो गई। इसके अलावा कारण होता है कि फेफड़ों की वजह से कोई दिक्कत है। अच्छा। और इसके साथ साथ कि आपके दिमाग का जो कंट्रोल है, जो हमारा सांस लेने का जो रास्ता है, उसका कंट्रोल लूज तो नहीं हो गया, जिससे कि जो उसकी टोन है वो कम हो गई और जिससे वो स्नोरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या, सिर्फ स्नोरिंग के लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। स्नोरिंग के साथ जब इलाज की ज़रूरत हमें कब होती है कि जब आपको रात में स्नोरिंग हो रही है और अगले दिन फ्रेश नहीं लग रहा है, फ्रेश महसूस नहीं कर रहे। हाँ, कि मान लीजिए कि आप आराम से बैठे हैं और आपको बैठे बैठे नींद आ गई, या आप ड्राइव कर रहे हैं तो नींद आ गई, या बिल्कुल सुबह उठे हैं ऐसे लग रहे हैं थके हुए हैं हम, तो इसका मतलब है स्नोरिंग इतनी सीवियर है कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रही है। तो उस वक्त उसका इलाज की ज़रूरत है, उसकी आप जांच कराएं। आजकल जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं सब जगह एक स्पेशल उन्होंने
बना दिया है यूनिट, जिसको हम लोग पल्मोनरी मेडिसिन बोलते हैं। वो आपका रात भर मशीन ला के चेक करते हैं कि आपके ऑक्सीजन कितनी ब्रेन में जा रही है, और वो उसको देख के बता सकते हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है। ओके, क्या लेटने के पोस्चर से भी स्नोरिंग का ताल्लुक है? जी, एक तो ये है कि जब आप फ्लैट लेटते हैं, और आमतौर से स्नोरिंग, जो एक बात मैं बताना भूल गया, जो ओबीज लोग हैं, ओवरवेट है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि डायबिटिक हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या आप वैसे ही ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। तो वेट कम कर लें तो उस पर फ़र्क आ जाएगा स्नोरिंग पे। राइट। और अगर आपको स्नोरिंग है तो आप उसको साइड पे लेटें, फ्लैट ना लेटें, पीठ के बल ना लेटें, क्योंकि उसमें स्नोरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जीभ पीछे की तरफ जाती है। मतलब करवट से लेटें? करवट लेटें तो थोड़ा स्नोरिंग कम हो जाएगा। कम हो जाएगा जी। नाक और कान की बात तो हमने डॉक्टर साहब कर ली, अब हम गले पर आते हैं। तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं गले में, जो इरिटेशन है या इचिंग है, इनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो कॉमन वजह है वो एक है पॉल्यूशन। बिल्कुल ना, अब पॉल्यूशन डस्ट भी हो सकता है, स्मोक है, जो पॉल्यूशन का जो व्हीकल आ रहे हैं उनका जो एग्जॉस्ट निकल रहे हैं वो है, घर में धुआं उठ रहा है, स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या घर पे और परिवार के सदस्य कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो ये है फ्रेश एयर ना होना, मेट्रोपॉलिटन में इतने कंजस्टेड हैं कि हवादार और धूप नहीं आ रही है, तो वहाँ दिक्कत है। बिल्कुल। तीसरा क्या है कि जो हमारा स्ट्रेस है लाइफ में, अच्छा, स्ट्रेस से क्या होता है, एसिडिटी होती है, एसिड ऊपर आता है तो वो बर्न कर देता है, उससे भी इरिटेशन होती है, फिर लगेगा गले में कुछ फंस गया, फिर आप बार बार उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो कारण है इरिटेशन के वो हैं इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन जो कहते हैं, जो जब मौसम चेंज होता है तो जो गला खराब होना है। हाँ, इसी सवाल पे मैं आने वाला था कि ये जो सीज़न जब चेंज होता है, जैसे इस बरसात खास तौर से जब हम बात करें, तो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? जी, परेशानियाँ होने का कारण ये है कि मॉइस्चर बहुत है हवा में, और जहाँ भी मॉइस्चर होगा वहाँ पे जो कीटाणु हैं बीमारी फैलाने वाले वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उसमें क्या है कि जब कीटाणु होंगे तो हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना है। सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे अपने हाथों को, मुंह को साबुन से, पानी से साफ करें बार बार। जहाँ भी जैसे आप डोर खोल रहे हैं कहीं पर, या कॉमन फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको आप हाथों को फेस पे टच ना करें। वायरल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपना पर्सनल हाइजीन के साथ। जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा तो वायरल इन्फेक्शन पहले होता है, उसके बाद बैक्टीरिया आ जाते हैं 5 से 7 दिन के बाद। अच्छा। क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी वीक कर दी वायरस ने, उसके बाद बैक्टीरिया आ गए, फिर आपको टॉन्सिलाइटिस और सोर थ्रोट हो गई। टॉन्सिलाइटिस की हम बात कर रहे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन के बाद ही टॉन्सिल्स होते हैं या वैसे भी हो सकते हैं? वैसे भी हो सकता है, लेकिन आमतौर से ज़्यादातर पहले वायरल इन्फेक्शन होगा, सर्दी जुकाम होगा, उसके 5 से 7 दिन के बाद टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाएगा। सारे जो गले के इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस नहीं होते हैं। ओके, ठीक है, और सबके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो अपने आप एंटीबायोटिक ना लें, डॉक्टर को दिखा लेंगे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं। क्यों होता क्या है कि जब वायरस इन्फेक्शन है तो हमने एंटीबायोटिक ले ली, 5-7 दिन लिया, फिर बंद कर दी, उसके बाद बैक्टीरिया आ गए, तो फिर से दोबारा एंटीबायोटिक लेनी पड़ गई। बिल्कुल सही बात है। थ्रोट इन्फेक्शन के साथ फीवर भी लग के आता है, ये ज़रूरी है क्या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, हाँ, और थ्रोट में पेन है और इन्फेक्शन है, तो आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जो आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएंगे, आपको बताएगा कौन सा एंटीबायोटिक लेना है। ओके, तो वो फीवर थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से है? जी। ओके। अगर हल्का फुल्का बदन में दर्द है तो आमतौर से वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक की इतना ज़रूरत नहीं होता। आप सिर्फ नमक डाल के गुनगुने पानी में गरारे कर सकते हैं, और थोड़ा खाने पीने का, जैसे गर्म चीज़ है, जैसे सूप है या चाय, ये पिएं, और खाने पीने का पानी बहुत अच्छे से पिएं। पानी बहुत अच्छे से, और फ्रेश फ्रूट्स जैसे हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, इस वक्त वो खाएं, जिससे कि विटामिन मिलें और आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। पूरा फ्रूट खाएं, वो आपके सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बल्कि जूस पीने के। बिल्कुल सही बात है। फ्रूट्स खाएंगे तो उससे जितने रेशे हैं वो भी हमारी बॉडी में जाएंगे, जो फ़ायदेमंद हैं हमारे लिए। जो टॉन्सिल्स की डॉक्टर साहब आपने बात की, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन जो है वो मैंडेटरी है, वो यही ज़रूरी है अगर टॉन्सिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं? नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। उसके टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने के 3-4 इंडिकेशन है जो हम आजकल बोलते हैं। जी। बच्चों में 5 साल से पहले हम लोग यूजुअली टॉन्सिलेक्टमी नहीं करते हैं जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो। 12 साल के बाद टॉन्सिल का ऑपरेशन की ज़रूरत आमतौर से नहीं पड़ती है। अच्छा। तो किन किन कंडीशंस में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है? बच्चों में मान लीजिए कि 3 से 5 बार साल में गला खराब हो और
3 साल तक कंटिन्यूसली इस सिचुएशन चल रही हो, तब ऑपरेशन कराने की जरूरत है। ओके। या मान लीजिए 5 बार से ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हो रहा है, तब कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल। या टॉन्सिल में इतने बड़े हैं कि बच्चे को खाना खाने या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब ऑपरेशन की ज़रूरत है। इसे डॉक्टर ही देखने के बाद तय कर सकते हैं कि जी, होता क्या है कि जैसे ही गला खराब हुआ तो हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस हो गया। तो आप एक बार नाक कान गले के विशेषज्ञ को दिखा लें कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन है या सिंपली खांसी जुकाम है। खांसी जुकाम है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर खांसी जुकाम है तो टॉन्सिल का इन्फेक्शन नहीं है, तो आप ये देख लें कि 3 से या 5 बार से ज़्यादा हुआ है, तब हमें ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे अक्सर घरों में होते हैं और छोटे बच्चों की टेंडेंसी होती है जो नया नया बोलना सीखते हैं, 2 साल के 3 साल के, बहुत तेज चिल्लाते हैं, क्या कोई खतरा हो सकता है इनका तेज चिल्लाने? आमतौर से बहुत छोटा बच्चा उसको नहीं होगा, क्योंकि एक तो उनका चिल्लाना या अटेंशन चाहिए उनको। चाहिए, हाँ बिल्कुल। उसके लिए बताते हैं, या तो कोई मान लीजिए आपके सामने बच्चे ने कुछ किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया तो और ज़्यादा अटेंशन सीख करेगा। बिल्कुल, वो है। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए खांसी जुकाम है, उस वक्त ना चिल्लाएं। अच्छा। क्योंकि खांसी जुकाम में क्या है कि जो बोलने के तार हैं हमारे, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसमें भी स्वेलिंग होती है। बिल्कुल। जैसे आप चिल्लाएंगे तो स्वेलिंग बढ़ जाएगी और आवाज़ बैठ जाएगी। बिल्कुल। तो उस वक्त हमें सावधानी लेने की ज़रूरत है। लेकिन कॉमन जो सावधानियाँ हैं उसमें ये है कि आपका जो वॉल्यूम है, एक तो फुसफुसाएं नहीं, हाँ बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा चिल्ला के ना बोलें। दोनों चीज़ें आपके वॉइस बॉक्स के लिए हानिकारक हैं, खतरनाक साबित है। छोटे बच्चों की चूंकि अभी बात चल रही है तो अक्सर देखने में आता है सलाइवा फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम राल टपकना भी कहते हैं। तो क्या स्पीच को लेकर और सलाइवा को लेकर इनमें आपस में कुछ रिलेशन है कि अगर सलाइवा बहुत ज़्यादा है तो स्पीच की प्रॉब्लम भी है, और अगर स्पीच प्रॉब्लम है तो फिर क्या किया जाए? जैसे बच्चा बड़ा होता है, सलाइवा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो स्वॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, पीना स्टार्ट कर देते हैं। जो मुंह में आया थूक उन्होंने पी लिया, तो इसलिए बाहर नहीं आता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि जिसमें गले में मान लीजिए टॉन्सिल बड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो अंदर नहीं स्वॉलो करता है, बाहर निकालता है। और कई बार ज़्यादा सलाइवा आना इंडिकेट करता है और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो जिस बच्चे को ज़्यादा सलाइवा आ रहा है और मान लीजिए समझ कम है, तो उसका जांच जरूर करा लें। एक सिंड्रोम होता है जिसमें कि IQ लेवल थोड़ा कम रहता है। अच्छा। और मुंह खुला रहता है और सलाइवा ज़्यादा आता है। तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर के सलाह लेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे क्या है। तो वो लक्षण हो सकता है और किसी बीमारी का भी। क्या हिदायत आप उनको देना चाहेंगे, ख़ास तौर से जब मौसम की तब्दीली होती है तो किस तरीके से हम अपने नाक कान गले को सही रखें, किन किन चीज़ों की हम एहतियात बरतें? देखिए, एक तो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सबसे ज़रूरी ये है। और अपने खाने पीने पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि कम से कम दिन में 1 फ्रूट लें, सीजनल फ्रूट। और जब भी बाहर जाएं और उसके बाद घर आएं तो सबसे पहले हाथ धोएं अपने। बहुत सही बात और अपने हाथों को मुंह पे ना टच करें। बिल्कुल, ये रखें। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पहले बात की थी कि ईयरबड का इस्तेमाल कान को अंदर से साफ करने के लिए ना करें। बिल्कुल ठीक। ईयरफोन ज़्यादा वॉल्यूम पे ना सुने। बिल्कुल ठीक। और नाक के अंदर उंगली वगैरह ना घुसाएं, जिससे कि हमारा उसमें नाक से खून आए या नाक में फुंसी हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नाक कान गले की जितनी दिक्कतें हैं उससे काफ़ी चीज़ों से बचाव कर सकें, निजात मिल सकती है। बिल्कुल। प्रोफेसर राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने इतनी कामयाब और इतनी उम्दा जानकारी नाक कान गले के बारे में दी। हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सेहत की बात इस प्रोग्राम में आज आपको बेहद कामयाब जानकारी मिली होगी। आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।